हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नोट्स। आप लोग ये नोट भी कर सकते हैं और रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैप्टर तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर देना। पहला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो इसमें कई सारे मतलब आते हैं। एक पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब किस तरीके से मास जो है वो कंजर्व होता है। ये इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो मास ना तो नया बनता है और ना ही कुछ ख़त्म होता है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन ही होता है। इसका ये मतलब है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन चेंज। रिएक्टेंट कौन से होते हैं? जिसमें रिएक्शन हो रही होती है। प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्शन होने के बाद बनता है, उसको प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो जो मास है, जो भार है, वो बदलता नहीं है। ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी देखेंगे। इसमें क्या है, ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 का सोल्यूशन हमें लेना है इन अ कोनिकल फ्लास्क। तो ये देखिए कोनिकल फ्लास्क है, कोन जैसी फ्लास्क है। इसमें हम लोगों को सोडियम सल्फेट का Na2SO4 का सोल्यूशन लेना है एंड सम बेरियम क्लोराइड, थोड़ा हम लोगों को बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है इन एन इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब यानी कि मतलब उसको हम लोगों को हीट भी करना है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाय थ्रेड एंड पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। तो इस तरीके से आप लोगों को गर्म ट्यूब में ऐसे डाल देना है इसको, इस सोल्यूशन को, और उसको फिर बंद कर देना है। फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन अ बैलेंस। अब ये जो फ्लास्क आप लोगों ने ये वाली चीज़ करी थी, ठीक है, इसमें आपने सोल्यूशन रखा था। अब इसको एक बैलेंस पे, देखिए बैलेंस होता है, इस पर आप इसका मास जो है, भार है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देन टिल्ट द फ्लास्क, उसको टेढ़ा करिए। अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट आर फॉर्म। तो देखिए ये वाला जो प्रोसेस हुआ था पूरा का पूरा, हम लोगों ने Na2SO4 सोल्यूशन को मिलाया था BaCl2 सोल्यूशन में। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन होगी, जब आप उसकी हीटिंग करोगे तो फिर हमारा बन जाएगा BaSO4। यानी कि ये जो Ba था इधर, ये इधर जो Ba था ये SO4 से जुड़ जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये Na जो था Na2 और ये Cl2 ये जुड़ जाएंगे और ये NaCl बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन हो गई, बट इसका मास हम लोगों को चेंज नहीं देखने को मिलेगा। फिर से हम लोगों ने अगर इसको नापा, ये देखिए यहाँ पे 300.23 ग्राम था और यहाँ पे भी 300.23 ग्राम ही हमें देखने को मिल रहा है। 300.23 ग्राम, 300.23 ग्राम, ये सेम टू सेम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो Na2SO4 का सोल्यूशन है, BaCl2 का सोल्यूशन है, इसका रिएक्शन हुआ, BaSO4 वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया NaCl का, बट इनका मास चेंज नहीं हुआ है। इससे हम लोगों को समझ में आ जाता है, इट विल बी सीन दैट द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। इनका जो मास है, रिएक्शन हो गई है, BaCl2 और Na2SO4 ने रिएक्ट कर लिया है, BaSO4 और NaCl बन गया है, बट इनका जो मास है, भार है, वो नहीं बदला है। इससे हमें समझ में आता है कि in a chemical reaction some of the masses of the reactants and products remain unchanged। reactant और product का मास चेंज नहीं होता। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, हम लोगों ने अभी क्या देखा? हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया, अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये कहता है स्टेट्स दैट इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो यानी कि प्रपोर्शन चेंज नहीं होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का, वो हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल देखो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O ऑलवेज कंटेन्स टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 2:16 और 1:8। 2:8 16, 2:16, आप इसको 2 से काटोगे तो 2 1 = 2 और 2 8 = 16, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 1:8, ठीक है, ये 1:8 हमारा हो जाएगा। तो वाटर ऑलवेज कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, वाटर हमेशा 2 एलिमेंट्स रखता है अपने पास, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 2:16 और 1:8 बाय मास। इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड वी गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि
अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे इसको H2O को, अगर हम लोग तोड़ेंगे ना, तो हम लोगों को 1 ग्राम तो उसमें हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि इसका जो मास होता है वो 1/8 होता है, हमेशा यही रहता है इसका। इसलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि H2O में हमेशा 2 रहेगा इस पर हाइड्रोजन पे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और H2 है तो यानी कि 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी, H2O का एटॉमिक मास क्या होता है 16, तो इसलिए ये हमेशा, फिर जब हम इसको काटेंगे तो 1:8 के मास में ही हमेशा ये लोग रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इस तरीके से, तो अगर 9 ग्राम वाटर को हम लोग डिस्पोज करेंगे ना, तो 1 और 8 के प्रपोर्शन में, क्योंकि एक इसमें हाइड्रोजन होगा और 8 ऑक्सीजन होंगी। आप फिर ये तो नहीं सोच रहे कि मतलब 1 और 8 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये 2 और 16 था, फिर इसको हम लोग 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 8 16, तो इस तरीके से ये पूरा मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1:8 में आएगा। अमोनिया NH3। अब अमोनिया का जो फॉर्मूला है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया होता है NH3। इसमें हमेशा इट ऑलवेज कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 14:3 बाय मास। ठीक है, 14:3 बाय मास हमेशा ये रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, NH3 है, यानी कि इसमें 3 तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास 1 होता है, और जो नाइट्रोजन है उसका होता है 14, क्योंकि एक नाइट्रोजन है इसलिए नाइट्रोजन 14 होगा, और 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्योंकि एटॉमिक मास 1 होता है और इसमें 3 है, तो 1 × 3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका एटॉमिक मास का रेशियो होगा वो 14:3 रहेगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो रेशियो है वो रहेगा 14:3। ठीक है, क्या रहेगा रेशियो, रेशियो रहेगा हमारा 14:3। तो अमोनिया NH3 always contains 2 elements, nitrogen and hydrogen combined together in the same ratio of 14:3 by mass। तो वाटर क्या है, वाटर 2 H है और 1 O है, तो यहाँ पे इस तरीके से H2O हो गया। अमोनिया है NH3, तो NH3 को हम लोग देखो 1 N है और 3 H ऐसे करके जोड़ देते हैं। इसका जो हमेशा एटॉमिक मास का रेशियो रहेगा ना, वो हमेशा 14:3 ही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 14 है, और हाइड्रोजन का 1 है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसका जो प्रपोर्शन रहेगा ना हमेशा वो 14:3 ही रहेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन वो फिट बैठता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में ही, डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ देयर मासेस रहेंगे। हमेशा इसका जो मास है NH3 का वो 14:3 में ही रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं, नोट कर लो आप। अब आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, तो देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो जो डाल्टन है उसकी एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो मैटर है ना, मैटर मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका पेन, आप खुद भी एक मैटर ही है, मैं भी एक मैटर हूँ, हमारे आसपास की हर एक चीज़ में मैटर प्रेजेंट है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे से पार्टिकल से बना होता है, और उसको हम, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स को आप लोग तोड़ नहीं सकते। एक एटम अपने आप में जितना, मतलब सॉरी, एटम जो मतलब होता है ना, उसको आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में आप एटम को ना ही बना सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो एटम की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो यही तो होती है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप बना भी नहीं सकते और आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन में जब कर रहे हो तो कोई केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है तो भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही रहेगा, और नाइट्रोजन है तो उसका 14 ही रहेगा, ऑक्सीजन का 18 रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। तो जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके डिफरेंट मास होते हैं और प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कि वाटर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, और अमोनिया NH3 होता है, वाटर H2O होता है, तो वाटर की और अमोनिया की प्रॉपर्टीज अलग अलग ही तो होंगी। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका मास भी डिफरेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो एटम्स जो है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो में, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना, एक कंपाउंड बन रहा था। यहाँ पर देखो NH3, ये तो एलिमेंट है, ये देखो ये वाला, ये क्या था, BaCl2, ये कंपाउंड है, और Na2SO4 ये मिलकर के क्या बन गया, BaCl2 से BaSO4। तो ये हमेशा सेम प्रपोर्शन में ही कंबाइंड होते हैं, ये चीज़ है।
इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो एटम्स जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। देखो यहाँ पे हम कंपाउंड बन रहा था तो इसका जो है मास भी चेंज नहीं हुआ है और एटम्स भी हमेशा सेम ही रहेंगे। अब आता है कि भाई एटम्स क्या होते हैं। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो एटम जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, हो सकता है इंडिपेंडेंटली कई केसेस में ना एग्जिस्ट करें। मतलब अकेला एटम कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता। एटम बहुत स्मॉल होते हैं, किसी भी चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, उससे भी छोटे होते हैं एटम्स। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो एटम का जो रेडियस है वो आप लोग नैनोमीटर में, हम एटम के रेडियस को मेजर करते हैं। किस में? नैनोमीटर में एटम के रेडियस को हम लोग मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर जो होता है वो 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। ये वाली चीज़, ये 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है एटम का रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक रेडियस जो होता है हाइड्रोजन के एटम का वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। रेडियस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये हो गया। सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग सिंबल होते हैं, और ये सिंबल याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब केमिस्ट्री आपकी यहीं से स्टार्ट होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या क्या सिंबल होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। तो लेटर्स से रिप्रेजेंट होते हैं। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर। कई बार बस जनरली 1 ही, एक ही, मतलब जैसे कि एल्यूमिनियम का Al हो गया, आर्गन Ar हो गया। तो एक लेटर होता है तो आप उसको कैपिटल में लिखते हैं, और अगर 2 होते हैं तो नेक्स्ट वाला स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये वाली चीज़ तो सिंपल है। इसमें देखो क्या होता है कि जो ये जो टेबल है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए कि भाई एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो Al होता है, आर्गन होता है Ar, बेरियम होता है Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br। तो ये जो आप लोगों को सिंबल्स दिख रहे हैं ना, ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद होना चाहिए। जितने भी इस टेबल में आप लोगों को एग्जाम है ये तो आपको याद होने चाहिए। अब एटॉमिक मास क्या होता है, धीरे से हम लोग एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इट्स मास इज़ वेरी स्मॉल एंड डिटरमाइनिंग इज मास इज़ वेरी डिफिकल्ट। एटॉमिक मास मतलब एटम क्योंकि बहुत छोटा होता है इसलिए उसका मास निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए स्टैंडर्ड एटम। तो ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड एटम ले लेते हैं, उससे उसको हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये आती है इसकी डेफिनेशन। atom which is considered as standard atom for comparing the masses of other atom is carbon 12। कार्बन 12 एटम से हम लोग कंपेयर करते हैं सबको, whose atomic mass is 12 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। तो इसलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो भाई देख, हम लोगों ने क्या किया है, देखो पहले तो मास निकालना, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी चीज़ का मास निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक कार्बन 12 एटम है, ठीक है, कार्बन 12 एटम है एक, राइट, कार्बन 12 एटम है। इस कार्बन 12 एटम्स के कंपैरिजन में इसका जो मास है ना कार्बन 12 एटम का, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इससे कंपेयर करके हम उनका मास निकालते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एलिमेंट का 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इज़ द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम से हम कंपेयर करते हैं कि भाई 1/12 जो भी उसके कंपैरिजन में आ जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, सबका मास हम लोग पहले उनका मास हम लोग मेजर करेंगे, फिर कार्बन 12 से हम उसको कंपेयर कर लेंगे और उसके कंपैरिजन के बेसिस पे हम लोग किसी भी एटम का मास बता देते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो एटॉमिक मास इज कंसिडर्ड एज अ standard atom for comparing the masses of other atom as carbon 12 atom whose atomic mass is 12 unit। तो कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 एटम है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास क्या है
12 यूनिट। बाकी जब जितने भी काफ़ी हम लोग मास निकालते हैं वो इसके कंपैरिजन में निकालते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो हम लोग उसका मास निकाल लेते हैं, इससे कंपेयर करते हैं और उसके कंपैरिजन में हम मास निकालते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कुछ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेफिनेशन एक बार आपको याद नहीं हुई है, प्रॉब्लम भी आ रही है समझने में, तो सिर्फ इतना भी याद कर लोगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ये वाला इतना इतना याद कर लोगे तो बढ़िया काम बन जाएगा। ये देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये याद कर लो। और ये हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन 12 होता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40। ये क्लोरीन 35.5 है ना, आपके क्वेश्चंस जो सॉल्व करने के लिए आते हैं सबसे ज़्यादा इससे आते हैं। ये वाली जो टेबल है ना आपको इसमें सामने जो दिख रही है ये याद कर लेना, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। मतलब कई बार दे भी देते हैं और कई बार नहीं भी देते हैं। एटॉमिक मास निकालने को दे देंगे, कहेंगे BaCl2 का निकालो, और भाई हम लोगों को Ba का तो दे देते हैं बट Cl का नहीं देंगे, तो 35.5 × 2 करके फिर हम लोग निकालेंगे। अब आता है मॉलिक्यूल, वो भी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, हमने वैसे पहले भी कर रखे हैं, फिर अभी रिविजन के टाइम पे मैं और भी करवा दूंगी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो एक एटम मिलता है और मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो देखो जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है उसके लिए, बट मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट ना साथ में जुड़ जाते हैं और वो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस से साथ में जुड़े होते हैं, वही मॉलिक्यूल होता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो एटम्स होते हैं वो साथ में मिलकर के आते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो जैसे कि मॉलिक्यूल का क्या एग्जांपल हो गया, ये देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिले हैं तो फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, 2 ऑक्सीजन मिल गए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, 2 नाइट्रोजन मिल गए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, 2 क्लोरीन मिल गए तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं वो मिल करके क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये हो गए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो molecule of an element contains atoms of the same element. Molecule of some elements can contain only one atom and molecules of some element contain 2 or more atoms. तो देखो यहाँ पर सेम एटम्स थे सारे के सारे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोजन बन रहा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के O2 ऑक्सीजन का एलिमेंट बन रहा था या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा था, 2 एन मिलकर के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा था। बट यहाँ देखो CO2, यहाँ पे तो देखो सेम थे सारे, बट यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन रहा है। तो सेम भी हो सकते हैं जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और अलग अलग एटम्स भी मिलकर के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो देखो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये भी हो सकता है। मॉलिक्यूल ऑफ कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग एटम्स से मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, तो इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिसिटी क्या होती है एलिमेंट की? एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। तो कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल में, ये उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो देखो यहाँ पर कुछ मोनो एटॉमिक होते हैं, कुछ डाई एटॉमिक होते हैं, कुछ है ना अलग अलग टाइप के, जैसे कि आर्गन जो कि एक नॉन मेटल है, ये मोनो एटॉमिक है AR, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो 2 है ना, जब 2 हो जाते हैं तो डाई एटॉमिक हो जाता है, जब 4 हो जाते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 4 हो जाती है। देखो यहाँ पे देखो ये एटॉमिसिटी ये लिखी हुई है यहाँ पर, ये फिर ये डायटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है या 4 है, तो फिर उसको हम लोग सिर्फ उसका नाम ही दे देते हैं ऐसे करके। ये जो है ना कि आर्गन की एटॉमिसिटी 1 है, हीलियम 1, ऑक्सीजन में 2 लगा हुआ है तो 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन में 2 लगा हुआ है तो 2, क्लोरीन में 2 लगा है 2, फॉस्फोरस में 4 लगा है तो इसकी एटॉमिसिटी 4 है। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए होते हैं ना वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। देखो सल्फर S है तो इसकी एटॉमिसिटी है पॉली एटॉमिक है, मतलब इसकी काफ़ी सारे, मतलब 2 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये तो भाई पॉली एटॉमिक है, यानी कि इसमें काफ़ी सारे एटम्स हैं। ये वाली चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इस तरीके से जो कॉपर है उसकी 1 हो गई, एल्यूमिनियम की 1, Fe की, तो
ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो फिर ये ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक हो जाता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स मतलब जितने एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बन रहा होता है तो वो उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है जितने एटम्स होते हैं। 2 से ज़्यादा हैं तो उसको हम लोग पॉलीएटॉमिक कह देते हैं। यहाँ पे ना देखो, इधर इधर आप लोग फास्फोरस की जगह इसको भी आप लोग लिख सकते हो कि ये पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि इसमें 4 है ना, 4 है तो मतलब 2 से ज़्यादा है डायटोमिक, सिंगल है तो उसको हम लोग मोनोएटॉमिक कहेंगे, 2 है तो डायटोमिक, और 3 4 5 उसको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होते हैं कंपाउंड, जैसे कंपाउंड बनता है तो कई सारे मॉलिक्यूल्स में करके बना देते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ 2 और डिफरेंट टाइप, जैसे कि वाटर है। वाटर एक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये एक कंपाउंड हो जाता है। तो ये देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल जो होता है कंपाउंड का, वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स उसमें होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, फिर अमोनिया NH3 हो गया, है ना, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन है 3। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो HCl होता है। इसमें देखो H है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे देखो HNO3, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो देखो काफ़ी सारे मतलब कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें क्या क्या होता है ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और किस किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं। तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें H2SO4 है, तो इसमें 2 तो हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। देखिए H2SO4, H2SO4। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हमारी आ जाती है। अब नेक्स्ट है आयंस। तो बच्चों ना वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसमें आयंस है, ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है, और मोल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाला है, ये हमें अच्छे से देखना है कि कैसे केमिकल फार्मूला बनाया जाता है, फिर मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये भी मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूँगी। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है, और कल हम इसके जो नोट्स हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेंगे। फिर बाद में मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूँगी, मतलब 2 वीडियो जो बनेंगे उनको कंबाइन करके एक ही वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर दे देंगे। थैंक यू।